ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्लास रजिस्टर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास रजिस्टर पर। आज हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, जिनका जन्म कोल्हापुर में 9 मई 1866 को हुआ। गोखले जब 13 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम व संघर्ष करना पड़ा। मात्र 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए और 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए, जो आगे चलकर विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज से 1902 में प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए। 22 वर्ष की आयु में गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य बन गए। 1889 में गोखले ने कांग्रेस में प्रवेश किया। 1895 में बम्बई कांग्रेस के मंत्री बने और 1892 के एक्ट की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण प्रकाश डाला। 1902 में उन्हें केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया और जीवन के अंतिम समय तक वे उस पद पर बने रहे। 1905 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 1907 की सूरत फूट से वे बहुत दुखी थे। 1907 में अपने बजट भाषण में गोखले ने अनुरोध किया कि देश में निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ की जाए। गोखले ने विविध रूपों से देश की सेवा की। उन्होंने 1897, 1905, 1906, 1908, 1912, 1913 और 1914 में कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। इनमें से कुछ यात्रा उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए की थी। 1897 में वे बेबली आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1905 में गोखले उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड थे जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने गया था कि बंग भंग संबंधी अधिनियम न बनाया जाए, किंतु ब्रिटिश नेताओं का इस पर कोई असर न हुआ। 1909 के सुधारों का पहले तो गोखले ने स्वागत किया, किंतु जब उसका व्यवहारिक रूप देखा तो उन्होंने नौकरशाही की कटु आलोचना की। 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रहियों तथा अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने की सफलता मिली। गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्हें पुण्य आत्मा गोखले कहा करते थे। लॉर्ड कर्जन ने भी लॉर्ड सभा में उनके निधन पर बोलते हुए कहा था, उन्हें कभी भी किसी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया भारत सेवक समाज की स्थापना की। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक ऐसी संस्था थी जिन्होंने नाम मात्र के वेतन पर मातृभूमि की सेवा करने का प्रण लिया था। उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया व नौकरशाही का विरोध किया। वे जनतंत्र के समर्थक थे। गोखले ने भारत के सुधारों के लिए एक योजना बनाई जिसे गोखले की राजनीतिक वसीयत कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी मना कर दिया। उनकी इस अस्वीकृति में उनकी त्याग व देशभक्ति की भावना झलकती है। गोखले रानाडा के शिष्य थे और वे इतिहास तथा अर्थशास्त्र के प्रकांड
पंडित थे। गोखले आंदोलन के स्थान पर संवैधानिक मार्ग अपनाकर धीरे धीरे सुधार करने के पक्ष में थे। ब्रिटिश जाति की उदारता व न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले व्यवहारिक राजनीति बुद्धि के धनी थे, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को न्याय और उदारता की भावना को उकसाकर उन्हें भारत को अपने साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन देने की तैयारी करना चाहते थे। उनका कथन था, इस मनोवैज्ञानिक विधि से कार्य करके ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती है कि अंग्रेज और भारतवासी दोनों अपने हितों को एक रूप समझने लगे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने में भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी, दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। पूना कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई है तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटेन शासन की सीमाओं में है। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास से लाभ। गोखले को अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। उन्होंने 1902 में अपने एक बजट भाषण में कहा भी था, आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्र है। गोखले ने बताया कि भारत अपने दोषों और अपनी निर्बलताओं के कारण ही विदेशी आक्रांताओं का शिकार हुआ था और यदि उसे एक स्वशासी राष्ट्र के रूप में सम्मानित स्थान प्राप्त करना था तो यह आवश्यक है कि वह निर्बलताओं को दूर करे और सामाजिक सुधार के लिए आगे बढ़े, और ये सामाजिक सुधार शांति और व्यवस्था की सूरत में ही संभव थे तथा ऐसी शांति और सुव्यवस्था भारत में ब्रिटिश राज की बदौलत ही प्राप्त थी। गोखले उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकारी समझते थे तथा इसके विरुद्ध वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीके से ही प्राप्त करना चाहते थे। डॉक्टरेट पट्टा भी सीतारामैया ने कहा है कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु जीतने में विश्वास रखते थे। गोखले संवैधानिक आंदोलन भारत और इंग्लैंड दोनों जगह चलाना चाहते थे। इंग्लैंड में इसलिए कि वहाँ भारत के पक्ष में लोकमत उत्पन्न हो और भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो। ब्रिटिश शासन की कमियों को भी बताने में नहीं चूकते थे, पर साथ ही ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियों के प्रशंसक भी थे। स्वशासन पर विचार। ब्रिटेन में होने वाली सभी परीक्षाएं भारत में हो, सभी उच्च नियुक्तियां जो भारत में की जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर। भारतीयों को भारत मंत्री की परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नर की विधान परिषदों में पर्याप्त स्थान मिले। प्रांतीय सभाओं का विस्तार हो, उसमें जनता को वास्तविक ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए एवं देश के वित्तीय प्रशासन पर जनता का अधिक से अधिक नियंत्रण हो। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सत्ता विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। गोखले का मानना था कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणामतः जनता की कष्टों को बढ़ाता है। प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। गोखले ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों को जानते थे। वे भारत में वित्तीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे।
गोखले ने अपने ब्रज भाषणों में सरकार को दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की और सरकार के सामने रचनात्मक सुधार प्रस्तुत किए। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने आलोचना की। गोखले ने लगातार सरकार पर यह दबाव डाला कि वह जनकल्याण पर अधिक खर्च करे, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए, सैनिक व्यय कम करे, प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को शुरू किया जाए, नमक कर व रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता था। 1905 के बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 9 तत्कालिक मांगें रखी। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीय नियुक्त किए जाए। देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषद स्थापित हो। जिलाधीश प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों में अनिवार्य रूप से सलाहकार परिषदों की राय ले। भारतीय लोक सेवकों की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग में से की जाए। सैनिक व्यय की कटौती, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, औद्योगिक और तकनीकी विकास और विस्तार, देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना। गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि वह देश में उत्पन्न हो रहे नए वातावरण और नई शक्ति के उदय के प्रति उपेक्षा भाव न रखें और जनता के संतोष के लिए कुछ करें, अन्यथा ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाए। स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के लिए शंकाएं। 1905 में उन्होंने बनारस कांग्रेस में कहा, स्वदेशी आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। उद्योग का पुनरुत्थान करने और उसे आधुनिक रूप देने के महत्व पर उन्होंने बहुत जोर दिया, जिससे लोगों को अतिरिक्त आय हो सके। किंतु स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी गोखले ने बहिष्कार के उग्र अस्त्र की प्रयोग की अनुमति नहीं दी। गोखले राजनीति में नैतिकता तथा उच्च आदर्शों को लेकर आए थे। राजनीति जनसेवा का एक साधन तभी बन सकती है जबकि उसका आध्यात्मिकरण हो, अर्थात जन राजनीति नैतिकता पर आधारित हो। 1905 में स्थापित भारत सेवक समाज का संभवतः सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबंध कराना ही था। भारत सेवक समाज की स्थापना राजनीति का आध्यात्मिक और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना गोखले के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की। गोखले की मृत्यु के बाद यह संस्था श्रीनिवास शास्त्री के नेतृत्व में आगे बढ़ी। शास्त्री ने भारत सेवक समाज को 1906 में ज्वाइन किया था। सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले हिंदू मुसलमान एकता को भारत के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातियां और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा 1909 में लागू किए गए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम गोखले सहित अन्य नेताओं को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में मुंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन को आग्रह पर गोखले ने वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की जिसे युद्ध के बाद लागू किया जाना चाहिए था।
गोखले के द्वारा तैयार की गई यह योजना अगस्त 1917 में प्रकाशित हुई और उसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन के अध्यक्ष की नियुक्ति इंग्लैंड से हो। गवर्नर को सहायता और सलाह देने के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो, जिसमें 3 भारतीय 3 अंग्रेज हो। प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद हो, जिसकी सदस्य संख्या 75 से 100 के बीच में हो। विधान परिषद को प्रांत के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी और प्रांतीय कराधान में कमी या वृद्धि करने के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक होगी। भारत सरकार के पास प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार अब नाम मात्र के लिए ही होना चाहिए, जिसका प्रयोग वह बहुत ही कम अवसरों पर करे। जिला प्रशासन को उदार रूप दिया जाए व स्थानीय शासन का अत्यधिक विस्तार किया जाए। आर्थिक विचार। भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी करने का आग्रह। भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। रेल भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही थी। रेल की मदद से भारत का अनाज, कच्चा माल गांव से बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जा रहा था। अतः उन्होंने मानवोचित आधार पर रेल के दुरुपयोग तथा विस्तार की प्राथमिकता का विरोध किया। गोखले ने मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की नीति का विरोध करते हुए कहा कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया। मशीनों के सामने भारतीय उद्योग टिक नहीं रहे थे और देश की प्रगति रुक सी गई थी। गोखले ने कहा कि भारत के नवजात उद्योगों को सरकार का संरक्षण देना चाहिए और इसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में ऐसी औद्योगिक नीति के पक्ष में थे जिसमें स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों नीतियों को सकारात्मक पक्षों का समावेश। 19 फरवरी 1915 में 49 वर्ष की आयु में उनका पुणे में देहावसान हुआ।